हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों का साइंस की कौन सी क्लास है, आप लोगों की कौन सी है, क्लास नंबर 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 3 में, जिसमें हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फसलें तथा मृदा। जिसका नाम क्या है, फसलें तथा मृदा है। उस चैप्टर को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मृदा तथा फसलें। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 2 है साइंस का हमारा, जिसका नाम है मृदा तथा फसलें। उसके बारे में जो हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मतलब मृदा किसको कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, मतलब जो ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, उस पर मोटे और मध्यम या फिर बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को क्या कहा जाता है, मृदा, या फिर क्या कहते हैं उसको, मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्राय जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान कहते हैं। अब जो मिट्टी को जब हम हटाते हैं तो उसके बाद में जो हमको परत जो मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चट्टान कहा जाता है, जिसको हम शैल भी बोल देते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमको थोड़ी सी ही गहराई पर क्या मिल जाती है, चट्टान मिल जाती है। और ये जो मृदा विज्ञान है, जिसको हम पेडोलॉजी कह सकते हैं, भौतिक भूगोल की एक क्या है, प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन जो है क्या किया जा सकता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी के जो ऊपरी सतह पर जो कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सॉइल कहा जाता है। और मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मृदा किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मृदा किसको कहते हैं, किसको को, कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर छोटे मोटे और जो बारीक जो कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों के जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मृदा या फिर मिट्टी कहा जाता है। आगे क्या कहा है, मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। मृदा किसान की अमूल्य क्या होती है, संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार क्या है, मिट्टी या मृदा है। मतलब हमारे देश का आर्थिक विकास का प्रमुख आधार क्या है, मिट्टी या मृदा है। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। मतलब धरातल के अधिक भाग पर क्या पाई जाती है, ज़्यादातर मिट्टी पाई जाती है। यह मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का क्या है, सम्मिश्रण है। मतलब ये किसका मिश्रण है, चट्टानों और जैव पदार्थों का क्या है, सम्मिलित मिश्रण होता है, जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत अधिक है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर ही निर्भर रहता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ही हमें कहाँ से मिलती है, मिट्टी से ही मिलती है। तो मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हमारी किससे मिलती है, हमको मिट्टी से ही मिलती हैं। इसके नोट्स का पीडीएफ तो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे। तो लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, वरना इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप लोग इनको ले सकते हैं। एक अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है, कौन, बेंटिक अनुसार, किसके, एक डॉक्टर बेंटिक हैं। उन्होंने देखिए मृदा के बारे में क्या कहा है, मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। मतलब उन्होंने क्या कहा है
कि जो मृदा है वो भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से क्या है, बनती है। ये एक वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, कौन से, डॉक्टर बेंटिक, उनके अनुसार उन्होंने मृदा के बारे में ये कहा है। और भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है? 6 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। आपको पता होंगे कौन कौन से? जलोढ़ मृदा, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या उसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तीसरी लाल मिट्टी, पीली मृदा या परवा या राकर भी कह सकते हैं। फोर्थ है लेटराइट मृदा, पांचवी है मरुस्थलीय मृदा, छठी है आपकी वन मृदा। ठीक है, ये हमारे इस प्रकार की मिट्टियाँ जो है भारत में क्या है, पाई जाती हैं। मृदा के प्रकार को आप ये देख सकते हैं कि मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। भारत अपनी अपनी धरातलीय संरचना, वनस्पति एवं जलवायु की विविधता के लिए क्या है, जाना जाता है। इस कारण भारत में मृदा को निम्नलिखित रूप से क्या किया जा सकता है, उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, किसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी आखिर होती क्या है। ये मृदा के पार्ट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। जलोढ़ को कांप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहा जाता है। इसको जो दोमट मिट्टी है इसको क्या कहा जाता है, कांप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव द्वारा होता है। यह मिट्टी कैसे होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। खुदाई करने पर यह मिट्टी का 490 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस मिट्टी में नेत्रजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी होती है, परंतु पोटाश और चूना क्या है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है और ये मिट्टी भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियाँ जैसे सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी से निर्मित हुई है। मिट्टी के इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। जो इसके मिट्टी के बारीक कण होते हैं तो क्या कहा जाता है, जलोढ़क कहा जाता है। इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृतिका मतलब चीका मिट्टी मिली होती है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति तथा औद्योगिक कृषि उपज इसी मिट्टी की देन होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसी की ये सबसे ज़्यादा, ये कहाँ से बनती है, ये जो नदियों में जो नदियाँ बहाकर लेकर आती हैं अवसाद को, जो इकट्ठा हो जाता है उसके द्वारा बनती है। और कैसे रंग की होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। दूसरा, ये नदियाँ बहाकर लेकर आती हैं इसको, इसके बहुत बारीक कण होते हैं जिनको हम जलोढ़क कहते हैं। और मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या, रेत, गाद और चीनी मिट्टी, चिक्का मिट्टी जो होती है वो मिली होती है। और ये सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की आपूर्ति में, औद्योगिक कृषि में ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसमें क्या करती है, काम आती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी काली मिट्टी या फिर रेगड़ मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी। इस मिट्टी को रेगड़ या कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक व क्या होती है, घनी होती है। इस मिट्टी की रचना अत्यंत बारीक मृतिका, चीका के पदार्थों से हुई है, इसलिए इस मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्या है, क्षमता पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी गुजरात के अमरकंटक तथा बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के भाग तथा राजस्थान के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। और यह मिट्टी किसमें क्या उपाय था, कपास, दालें आदि के लिए क्या है, अत्यधिक उपयुक्त है। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में हमने ये पढ़ लिया। आगे हमारी कौन सी, लाल मिट्टी। आगे कौन सी है, लाल मिट्टी। उसमें क्या है कि ये मिट्टी शुष्क और तल जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी लाल, पीली, भूरी आदि विभिन्न रंगों की होती है। प्राय इसमें क्या होता है, लौह असंख्य होने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लौह असंख्य, क्या है, लौह असंख्य होने के कारण इसका क्या होता है, रंग जो है वो लाल होता है।
ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों के पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा किसमें बदल जाता है, मिट्टी में फैल जाता है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इस मिट्टी से अनेक प्रकार की चट्टानों से बने होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त है। यह मिट्टी क्या है, अत्यंत रंध्र युक्त है। यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर ही क्या है, उपजाऊ होती है। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल बहुत अच्छी होती है, किंतु गहरे रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए भी क्या है, ये उपयुक्त होती है। हमने किसके बारे में पढ़ा, लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा। आगे हमारी नेक्स्ट है कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है, नेक्स्ट हमारी है लेटेराइट मिट्टी। ये क्या है कि इस मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों से हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। यह मिट्टी लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें लोहा ऑक्साइड और पोटेश की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, दूसरी सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी, तीसरी गहरी लाल वाली लेटेराइट मिट्टी। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भाग और घाटियों में क्या है, मिलती है। यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, सिनकोना, चाय, कहवा आदि फसल के लिए क्या होती है, उपयोग होती है। तो हमको इसमें ये चीज़ याद करनी है कि लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है, दूसरा कहाँ कहाँ मिलती है, तीसरा उसमें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। बस हमको ये छोटे छोटे से इसमें पॉइंट है वो याद करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट कौन सी मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम सभी जानते भी हैं। यह क्या है, बालू प्रधान मिट्टी है जिसमें बालू के कण मोटे कण होते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी कम रहती है तथा वनस्पति के अंश भी क्या होते हैं, इसमें कम पाए जाते हैं, किंतु सिंचाई करने पर यह क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जाती हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ना होने पर यह क्या रहती है, बंजर पड़ी रहती है। यह मिट्टी शुष्क प्रदेशों विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, मिलती है। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कौन सी होती है, यह मिट्टी हिमालय पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। अधिकांश यह मिट्टी क्या है, पतली, दलदली और क्या है, छिद्रमयी होती है। नदियों के घाटियों और पहाड़ियों ढालों पर यह क्या है, अधिक गहरी होती है। हिमालय के दक्षिणी ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण यहाँ इसका जमाव क्या है, अधिक नहीं होता। पहाड़ी ढालों के तलहटी में टेरेशियन कालीन मिट्टी पाई जाती है जो हल्की बलुई, छिछली, छिद्रमय और कम वनस्पति अंश वाली है। पश्चिमी हिमालय के ढालों पर बलुई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंशों वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की क्या होती है, अधिक पैदावार होती है। अब ये कुछ माप है इनकी, किसकी, कणों को माप कर उनका वर्गीकरण किया है।
माप से मिट्टी की गुणों और उर्वरता का बहुत कुछ पता लगता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय माप कौन कौन से, जो मोटी बालू होती है उसमें कितना, उसका कितना 2 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मीटर व्यास तक, महीन बालू में 0.2 मिमी से लेकर के तो 0.02 मिमी व्यास तक, स्लिट जो होती है उसमें कितना होता है 0.02 मिलीमीटर से लेकर कौन सा 0.002 मिमी व्यास तक, चिकनी मिट्टी यानी जिसको हम क्ले बोलते हैं उसका क्या होता है 0.002 मिमी से लेकर कम व्यास के कण होते हैं। और इन कणों की माप को क्या कहा जाता है, स्टॉक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉक पे इस पे नजर मारिएगा। स्टॉक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नामक वैज्ञानिक के निर्धारित समीकरण से प्राप्त हुआ है। और स्टॉक्स किसको कहते हैं, कणों की मात्रा को क्या कहा जाता है, स्टॉक्स कहा जाता है। बारी आती है किसकी, एग्रीकल्चर की। अब क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। अब चलिए एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर को आप इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है, कृषि। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं उसको, कृषि कह सकते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही कृषि का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कृषि का क्या रहा है, अहम योगदान रहा है। भारत में कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके प्रमाणिक पुष्टि करना काफ़ी कठिन है। हालांकि भारत में कृषि लोगों के लिए जीविका का साधन ही नहीं बल्कि संस्कृति और क्या है, ऐतिहासिक धरोहर भी है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हालांकि प्राचीन काल में मानव को कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से उगी हुई वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता था। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और मानव सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। मनुष्य ने अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कृषि कार्य क्या कर दिए, उन्होंने कार्य करने प्रारंभ कर दिए। समय के साथ साथ मानव का मानसिक विकास हुआ और जनसंख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, जिसके कारण मनुष्य का भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या है, बढ़ने लगी। और अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने पर क्या दिया, उन्होंने ध्यान दिया। मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए योजना के अनुसार जिन पेड़ों का उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम इसको कि एक बड़े क्षेत्र में पौधों का वह समूह जो भोजन की पूर्ति के साथ आर्थिक लाभ की दृष्टि से क्या हो जाता है, उगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल किसको कहते हैं, एक बड़े क्षेत्रफल में पौधों का वह समूह जो भोजन की पूर्ति के साथ ही आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, फसल कहलाता है। क्या कहा जाता है, फसल कहलाता। अब भारत में फसलों के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार की खेती की जाती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की जो है खेती करी जाती है। भारत में कौन कौन सी करी जाती है, सबसे पहली खरीफ की फसलें, सबसे पहली कौन सी है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, और तीसरी कौन सी होती है, जायद की फसलें। तीसरी कौन सी होती है, जायद की फसलें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे खरीफ की फसल के बारे में। देश में खरीफ की फसल को मानसून के मौसम अर्थात जून और जुलाई के महीने में, कब, जून और जुलाई का महीना होता है उसमें उगाई जाती है। इन फसलों को वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बुवाई के समय हवा में नमी के साथ ही सामान्य तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जबकि फसल को अच्छी तरह से पकने के लिए तापमान में गर्मी अर्थात अधिक धूप की ज़रूरत होती है। तो खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है खरीफ फसलों में, जैसे धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, मूंग, मूंगफली, ये सारी फसलें क्या होती हैं, खरीफ फसलें होती हैं। दूसरा कौन सी होती है, रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है कि रबी की फसलों को मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में अर्थात जैसे अक्टूबर नवंबर, मतलब जब ये मौसम चल रहा है ना, ये रबी का टाइम चल रहा है, रबी की फसल का टाइम चल रहा है, तो इन किसमें, सर्दियों के मौसम में अर्थात जैसे अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है। रबी की फसलों को उगाने के लिए कम
कम तापमान के साथ कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि फसलों के पकने के लिए अधिक गर्मी और क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से रबी की फसलों को अक्टूबर महीने के बाद ही बोया जाता है। मसूर, सरसों, चना, मटर, सरसों, जौ, आलू, तम्बाकू, गन्ना, चुकंदर, ये क्या है, सारी रबी की फसलें होती हैं जो अभी इस टाइम पे जो चल रहा है। नेक्स्ट हमारी तीसरी नंबर की क्या होती है, जायद की फसलें, जिसमें क्या होता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बचने वाले समय के दौरान जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उनको क्या कहते हैं, जायद फसलें कहते हैं। और इस जो मौसम है वो वाली जाने वाली फसलों को पकने में क्या लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। क्या लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। नेक्स्ट है आगे दिया है कि जायद की फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से मार्च से जून माह के बीच में किया जाता है। जैसे इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, तोरई, लौकी, टमाटर, ऐसी जो फसलें करी जाती हैं ये कई कौन सी होती हैं, जायद फसलें हो जाती हैं। और ये कब की जाती हैं, इसमें रबी की और खरीफ फसल के बीच में जो समय बचता है उसमें क्या किया जाता है, इनका क्या किया जाता है, ये उगाई जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत कम समय में क्या होती है, पक जाती है और इनको जल्द से जल्द क्या लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। आगे क्या दिया हुआ है, फसलों का वर्गीकरण। यहाँ से पूछा तो नहीं गया है कि फसलों का वर्गीकरण के बारे में, बट एक बार इस पर निगाह मार लेते हैं। बाई चांस उन्होंने कोई भी चीज़ पूछ ही ली तो इसलिए केवल ना एक बार निगाह मार लेते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस हम एक बार इसको ना पढ़ लेते हैं। देखिए, फसलों का वर्गीकरण हम कैसे भी कर सकते हैं कि भारत में फसलों का उत्पादन मौसम, आवश्यकता और आर्थिक महत्व, वनस्पतिक समानताओं और जीवन के चक्र के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार फसलों को वर्गीकृत किया गया है, जो कि ऐसे मतलब एक तो मौसम या ऋतुओं के आधार पर उनको बांट सकते हैं, उपयोग या आर्थिक महत्व के आधार पर बांट सकते हैं, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, फसलों का वनस्पतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, फसलों का सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण कर सकते हैं, औद्योगिक महत्व के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक काम करते हैं, मैं इनको पढ़ा ही देती हूँ। आपको मौसम के आधार पर कौन कौन सी फसल बांटी गई हैं, 3 हैं। एक तो रबी की फसलें हो गई, खरीफ की फसलें हो गई, जायद की फसलें हो गई, ये 3 फसलें बांटी जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या, उपयोग के आधार पर कौन कौन सी फसलों को बांटा जाता है, जैसे दलहनी फसलें, फलदार फसलें, मिर्च एवं मसाले वाली फसलें, चारे की फसलें हो गई, स्टार्च वाली फसलें हो गई, शर्करा की फसलें और उत्तेजक फसलें। ये किसके आधार पर इनको बांटा जा सकता है, उपयोग व आर्थिक महत्व के आधार पर आप इनको बांट सकते हैं। नेक्स्ट अब किसके बांट सकते हैं, जीवन चक्र के आधार पर। किसके, जीवन चक्र के आधार पर, जैसे वर्तमान समय में जैसे आप मतलब ये ले सकते हैं, कौन सी, एक तो 1 वर्षीय, और ये जो 1 वर्ष के लिए की जाती है, दूसरी 2 वर्षीय, 2 वर्ष के हिसाब से किया जाती है। फसलों का वनस्पतिक वर्गीकरण, फर्गों इनका वनस्पतिक वर्गीकरण, जैसे वनस्पति के आधार बांट देते हैं, जैसे घास परिवार अलग हो गया, मटर परिवार अलग हो गया, इसके आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सरसों परिवार, कपास परिवार, अलसी परिवार, जूट परिवार, इसके आधार पर बांट सकते हैं। विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, एक तो नगदी फसलें हो गई, दूसरा कौन सी हो गई, दूसरा हमारी हो गई जैसे अंतर्वर्ती फसलें, सहयोगी फसलें, चौथी फसलें, शिकारी फसलें, ये सारी फसलें, पर इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि इनका कोई इतना महत्व है नहीं। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है क्या, फसल चक्र क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी गया है ये। ठीक है, ये है कि हमारा इम्पोर्टेंट है ये।
इसको डाल देना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि फसल चक्र क्या होता है। भारत में फसलों का उत्पादन मौसम और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। किसी एक निर्धारित क्षेत्र और समय में अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल चक्र कहा जाता है। मतलब भारत में क्या है कि फसलों का उत्पादन मौसम और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। किसी एक निर्धारित क्षेत्र और समय में अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। ठीक है। और फसल चक्र को किस नाम से भी जाना जाता है? रस्य चक्र, सत्य आवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। या दूसरे शब्दों में किसी भूमि में एक निश्चित समय में फसलों का बदल बदल कर बोना या उनका उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। मतलब पहले 6 महीने हमने कोई सी फसल बोई और उसके बाद में हमने दूसरी उसको फसल को क्या कर दिया? चेंज करके दूसरी बार में दूसरी फसल बो दी। अब क्या है कि फसल चक्र का महत्व क्या होता है? इनका इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? भूमि में एक ही फसल का निरंतर उत्पादन करने से खेत की उत्पादन क्षमता घट जाती है, अर्थात उस फल की क्या हो जाती है? पैदावार कम हो जाती है। इसके साथ ही भूमि में विभिन्न प्रकार के विषैले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दरअसल भूमि की भौतिक और जैविक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए फसल चक्र के अनुसार फसलों का उत्पादन करना ही क्या होता है? लाभकारी होता है। क्रॉप रोटेशन का अनुप्रयोग कर आप उच्च गुणवत्ता के साथ ही अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं और इससे क्या होती है? खेत की जो उत्पादकता और उर्वरकता क्षमता जो होती है वो क्या रहती है? बनी रहती है, संतुलित उसमें बना रहता है। अब ये फसल चक्र के जो लाभ हैं वो क्या क्या होते हैं? देखिए फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं कि फसल चक्र को अपने कर मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों को बेहतर किया जा सकता है। दूसरा, फसल चक्र के अनुसार खेती करने से भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा, खेती की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में फसल चक्र बहुत ही क्या होती है? अहम योगदान जो है निभाता है। ठीक है। आगे है सघन फसल चक्र अपनाने से खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ने के साथ खरपतवार की समस्या कम होती है। अगला है कृषि योग्य भूमि में जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे खेत की मिट्टी में विषाक्त पदार्थ जो है वो एकत्रित नहीं होते। अगला है फसल चक्र प्रक्रिया अपनाने से मिट्टी में पनपने वाले विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। और क्रॉप रोटेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे मिट्टी की संरचना में जो है क्या होता है? वो सुधार होता है और खेत में क्या होती है? ज़्यादा सिंचाई जो हमको नहीं करनी पड़ती। क्या नहीं पड़ती? ज़्यादा सिंचाई है वो हमको जो है नहीं करनी पड़ती है। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित भूमि में निश्चित समय वाली फसलों को लगातार अदल बदल कर बोना ही क्या होता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह के पौधे के लिए भूमि में मौजूद पोषक तत्वों को सदुपयोग से भूमि की भौतिक और जैविक स्थिति में संतुलित बनाए रखना है। लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली कई तरह की क्या होती है? परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और फसल चक्र का इस्तेमाल करके किसान जो है अपनी भूमि को अच्छी फसल ले सकते हैं। ठीक है। और इनसे क्या होता है? खेत की उर्वरक क्षमता जो होती है वो भी हमारी क्या रहती है? वो बनी रहती है। इसलिए फसल चक्र भी बहुत ज़रूरी है। जबकि एक ही फसल को लगातार उगाने से किसान, ये तो हो जाएगा फसल में लगातार मिट्टी बीज जनित। ठीक है, ये ठीक है। आगे है ये क्या? फसल चक्र में जो देखो फसल चक्र होता है इसमें मुख्य फसलों से पहले या बाद में खेती की परतों को छोड़ा जाता है, जैसे गेहूँ या धान प्रति हो गया। और एक होता है जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में हरी खाद को उगाकर खेती करी, जैसे हरी खाद, जैसे आपने गेहूँ, धान, हरी खाद ये हो गई। और एक फसल चक्र में ये भी होता है कि वातावरण से नाइट्रोजन लेकर भूमि में एकत्रित करने के लिए दलहनी फसलों का क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। पहले उसने मूंग बोई और मूंग बोने के बाद में क्या बना दिया? उसमें गेहूँ बो दिया। फिर पहले उसने लोबिया बोया, फिर उसके बाद में क्या बना दिया? गेहूँ को बो दिया। ठीक है। और भूमि की उर्वरा शक्ति की परवाह ना करते हुए अनाज की फसल के बाद में अनाज का मतलब फसल वाला, जैसे धान बोए, फिर उसके बाद में गेहूँ बो दिए। पहले मक्का बोई, मक्का के बाद में तुरंत क्या उन्होंने बो दिया? गेहूँ बो दिया। तो ये सब फसल चक्र के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे क्या? कृषि
कृषि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। कृषि की उन्नति करना ही क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। और जुताई की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सभी विधियां क्या कहलाती है? कृषण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, जुताई के लिए खेती की तैयारी से लेकर क्या फसल काटने तक की विधि क्या कहलाती है? कृषण मतलब ड्रैग कहलाती है। जुताई क्या कहते हैं? कि भूमि को फसल बोने योग्य बनाना क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। और बुवाई मतलब बीज को भूमि में लगाना। और ये हैं कुछ कृषि यंत्र जो सहायता करते हैं किसमें? खेती में। ट्रैक्टर, सभी जानते हैं ट्रैक्टर के बारे में कि यह कृषि कार्यों को बहुत आसान बना देता है और इसकी मदद से खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई, फसल की कटाई, ढुलाई आदि कार्य आसान हो जाते हैं, साथ ही कम समय किए जा सकते हैं। इसके साथ अन्य कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर, रोटोवेटर, थ्रेसर, जीरो ड्रिल सीड, कम फर्टिलाइजेशन ड्रिल आदि को जोड़कर क्या किया जा सकता है? खेती के काम किए जा सकते हैं। तो कृषि यंत्रों के बारे में भी हमको पता है कि कृषि यंत्र क्या क्या होते हैं। अब दूसरी आपकी मेन आती है सिंचाई। सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा के द्वारा पौधों को पानी मिलना एक सस्ता और प्राकृतिक तरीका है, परंतु वर्षा का विवरण पौधों की आवश्यकता अनुसार नहीं होता। हम पौधों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए कृत्रिम तरीके से पानी प्रदान करते हैं और इस फसल व पौधे को उगाने के लिए भूमि में उचित नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम तरीके से क्या होता है? हमको पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फल वृक्षों के बाग की स्थापना, बढ़वार और उत्पादन के लिए सिंचाई क्या है? एक अति महत्वपूर्ण कृषि कार्य है। सूखे गर्म महीनों में सिंचाई अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन दिनों में पौधों के लिए पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? पोषक तत्वों की उपलब्धता और वृद्धि प्रभावित होती है। पौधों को बनने के परिपक्व होने तक किसी भी आवश्यकता में पानी की कमी हो जाने पर उनका क्या होता है? विकास जो होता है वो प्रभावित होता है और फल क्या होते हैं? वो झड़ने लगते हैं, जिससे बाग की उत्पादकता कम हो जाती है। फल में लगे हुए पौधों का नियमित रूप से सिंचाई करने के लिए फलों का उपज, स्वाद और मिठास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सिंचाई के बहुत प्रकार हैं। कौन कौन से? जैसे आप कर सकते हैं भराव विधि हो गई, क्यारी विधि हो गई, नाली विधि हो गई, तीसरी चौथी कौन सी होगी? थाला विधि। इन विधि के द्वारा क्या की जा सकती है? सिंचाई की जा सकती है। और कौन सी विधि है? जैसे रूपांतरित थाला विधि, फव्वारा विधि और सेवंथ है ड्रिप। ये तो ड्रिप होते हैं, ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि, वो भी सारी विधियां ही हैं। जैसे भराव विधि के अंतर्गत क्या आता है कि इस विधि द्वारा पूरे बाग में एक ओर से पानी भर दिया जाता है और इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और पानी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? नष्ट भी होता है। दूसरी क्वारी विधि बना दी। इस विधि में प्राप्त पौधे हैं, कुछ पौधों के समूह को लेकर छोटी छोटी क्वारियाँ बनाई जाती हैं और उन फिर क्वारी में कहते हैं पानी जो है दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और पानी जो है ज़्यादा ही नष्ट भी होता है। तो एक होती है नाली विधि, जिसमें आप क्या करोगे? एक नाली को बना दोगे और एक साथ पानी को उसमें छोड़ देते हैं और इसमें फल वृक्षों की कतारों के साथ साथ 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चौड़ा नली इस प्रकार से बनाते हैं कि फल वृक्ष नली के बीच में रहे। और इस विधि में भराव व क्यारी विधि की अपेक्षा पानी की क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। चौथी होती है थाला विधि, जिसमें क्या होता है कि फलों के बगीचों के लिए ये मतलब सिंचाई की उपज अंतिम विधि होती, मतलब अच्छी विधि होती है। इसमें पेड़ के आकार के अनुसार वृत्ताकार थाला बना दिया था। मतलब जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ है तो इसके मतलब जितने बड़े पेड़ है ना उतने में इसका थाला बना दिया जाता है। ठीक है, और इन थालों को नालियों से आपस में कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं और इसमें पानी की मात्रा जो है कम लगती है, परंतु मृदा जनित रोगों के एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने का इनका खतरा बना। मतलब एक यहाँ पे भी ये पेड़ बना हुआ है, इसका भी थाला, यहाँ से नाली निकल रही है वो इसमें जाएगी, इसमें कुछ रोग होगा तो वो भी इस वाले पेड़ में पहुँच जाएगा, फिर दूसरे तीसरे में जाएगा, तो इसमें थोड़ा ये भी नुकसान रहता है।
अगली है रूपांतरित थाला विधि, मतलब फल के बगीचों में पौधों को 2 कतारों में बांट दो, 2 नाली बना दी और दोनों कतारों में प्रत्येक पौधे के थालों को क्या किया, ऐसा नाले से जोड़ दिया जाता है और नाली में पानी प्रवाहित कर पौधों की सिंचाई की जाती है। और इस विधि से पानी की कम मात्रा लगती है और मृदा जनित रोगों की क्या होती है, प्रसारण की भी कम संभावना जो है होती है। 6 है हमारी फव्वारा विधि। यह सिंचाई करने की एक नई विधि है। इसमें प्रयोग से पानी का खर्च कम होता है। यह पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अति उत्तम विधि है। यह विधि छोटे आकार के फल वृक्ष के लिए उपयुक्त रहती है और इस विधि में पानी की मोटर सहायता का तेज दबाव के साथ मुख्य पाइप पर लगे राइजर या जिसके ऊपरी भाग में नोजल फिट होता है भेजा जाता है और फिर तेज दबाव के साथ पानी छोटी छोटी बूंदों में बाहर निकलता है और पौधों पर पानी क्या करता है, वर्षा भी करता है। वो कहते हैं ना ड्रिप, मतलब फव्वारा छोड़ के उसको क्या कर देना, पानी को डाल देना। बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है जिसमें क्या होता है कि सिंचाई की एक नई विधि है। इस विधि इजराइल नामक देश में विकसित की गई है और इसमें पानी की किफ़ायत सर्वाधिक होती है। इस विधि में पानी पौधों के जड़ों के पास बूंद बूंद करके दिया जाता है और उन स्थानों पर जहाँ पर क्या होती है, पानी की जो पानी की कमी और मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो, इस विधि से फल वृक्षों को आसानी से क्या की जाती है, सिंचाई की जा सकती है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति स्थापित करने में प्रारंभ में अधिक खर्च आता है। इस विधि में प्रयोग वाले मुख्य उपकरण मोटर, फिल्टर, वैजरी, मैन पाइप, सब पाइप, लैटरल पाइप, ड्रिपर आदि होते हैं और मोटर द्वारा जल स्रोत से पानी निकलने के बाद फिल्टर एवं वेंचुरी के माध्यम से मेन पाइप में एक निश्चित दबाव के साथ आता है जो सब पाइप से होता हुआ लेटरल पाइप में पहुंचता है और लेटरल पाइप में लगे ड्रिपर के द्वारा पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से टपकता है। ठीक है, और इसको टपक सिंचाई विधि भी कहते हैं। आगे है मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के अवधारण को हटाना या स्थानांतरित, मतलब मिट्टी अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से आशय मिट्टी के विनाश से है। वनस्पति ही नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है और अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। भूमि के अपरदन की यह समस्या देश के लिए चिंताजनक है और मृदा अपरदन का यह परिणाम भूमि तक ही सीमित नहीं है, इसका फल मनुष्यों ने भी भुगतना पड़ता है और इस भयानक इससे भूमि की पैदावार जो है निरंतर कम होती जा रही है। मतलब देखो, 2 तरीके से देखने को मिलता है, एक तो क्या परत का अपरदन हो रहा हो, दूसरा क्या होता है कि अवनालिका अपरदन। 2 तरीके का अपरदन होता है। दूसरा, इससे मृदा अपरदन जब ये होता है तो इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? मिट्टी को काटती उर्वरा शक्ति, मिट्टी क्या होती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। भयंकर बाढ़ आने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है और इसमें क्या होता है कि नदियों तथा तालाबों से मिट्टी का क्या हो जाता है, उनमें जमाव हो जाता है, मिट्टी का क्या हो जाता है, उसमें जमाव हो जाता है। और क्या होता है कि मिट्टी की निचली परत जो होती है, मिट्टी की निचली परत पे क्या हो जाता है, जल स्तर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और मृदा अपरदन के रोकने के उपाय कौन कौन से हैं कि पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, दूसरा खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना, तीसरा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना, पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना, पशुओं की चराई पर क्या लगाना, उन पर थोड़ी सी रोक लगाना। चौथा है पर्वतीय ढालों एवं ऊंच नीच क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रह करना। पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, चारगाहों का मतलब विकास करना। किसका? चरगाहों का विकास करना। और इसके बहुत सारे कारक भी होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। एक तो हो गया जैसे जलवायु बहुत प्रभावित करती है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा जैसे धरातलीय ढाल, वनस्पति कारक भी होते हैं और क्या होते हैं, मृदा कारक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मृदा कारक, अत्यधिक पशुचारण करवाते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम पेड़ों को खा जाओगे तो उसकी मिट्टी जो है
वो बेकार हो जाती है, तो उसकी वजह से मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो मिट्टी का उस तरीके से भी बहुत नुकसान हो जाता है। माने की क्रियाएं होती हैं, जुताई को ढंग से नहीं करते, अस्थायी कृषि करते हैं, वृक्षारोपण में फसलों को बोते नहीं हैं, अस्थिर ढालों पर खेती करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये बहुत अफेक्ट करती हैं। तो ये हमारे थे, इनको देखो रोकने के उपाय हमने पढ़ लिए सारे के सारे, वही इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे। तो हमने सारा पूरा चैप्टर ही हमारा केवल इतना ही है, ये तो हमने कर लिया इसको। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। चैप्टर नंबर सेकंड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन सा चैप्टर था हमारा, मृदा तथा फसलें। ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड था, जो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ जो है इस चैप्टर की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है कौन सा, लेट्स लर्न क्लास। कोई भी डाउट है, नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है, तो जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, letslearn183@gmail.com, मुझे जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 को हम करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य व ऊर्जा, ये चैप्टर नंबर हमारा 3 है, इसको हम आज ही करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को हम अभी करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा, ये सरल मशीन है। ये दोनों चैप्टर हमको आज ही करने हैं। चैप्टर नंबर 4 है सरल मशीन है। ये दोनों क्लासेस आज ही होंगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये क्लासेस की पीडीएफ जो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं। और क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में इसको क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो आप लोगों की शुरू हो गई है, प्रॉपर उनकी प्लेलिस्ट बन गई है। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के टाइम से जो है क्लासेस को लिया जाए। तो चलिए, थैंक यू।